गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण। टॉपिक है हमारा अधिशोषण। अधिशोषण क्या होता है? प्रत्येक द्रव या ठोस की सतह पर किसी पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयनिक स्पीशीज का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। किसी ठोस या द्रव की सतह पर अणु, परमाणु या आयनिक स्पीशीज का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को हम या स्कूल का जो डेस्टर है उसे कई दिन रख देते हैं तो धूल जम जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? हम अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये कोई सरफेस है, ये गैस के अणु है, ये अणु आके इसकी सतह पर जुड़ गए, तो इसे कहते हैं हम अधिशोषण। अधिशोषण में जिसकी सतह पर जुड़ता है अणु, परमाणु या आयनिक स्पेस, उसे कहते हैं हम अधिशोषक। इस कण को हम क्या कहेंगे? जो जुड़ लिया कण हमारा या अणु, परमाणु, जो आयन है, इसे कहेंगे हम अधिशोष्य। तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर अणु, परमाणु या आयनिक स्पेस का जुड़ना अधिशोषण कहलाता है। जैसे हम लकड़ी को किसी द्रव में डुबो दें, लकड़ी के टुकड़े को, तो लकड़ी ऊपर से क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। तो ये क्रिया कौन सी है हमारी? अधिशोषण। अब प्रायोगिक रूप से हम इसका कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हो रहा है? सिलिका जेल के द्वारा जल वाष्प, सिलिका जेल के द्वारा जो जल वाष्प होता है वो भी अधिशोषण का उदाहरण है। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प अधिशोषण। अधिशोषण का उदाहरण हो गया। दूसरा है हमारा दूसरा जो उदाहरण है वो ये है, जो हमारी चीनी जो होती है, शकरा जिसे बोलते हैं हम, चीनी के विलयन को, चीनी के विलयन को रंगहीन करने के लिए उसे जंतु चारकोल द्वारा की परतों पर प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है। इससे
चीनी के विलयन के रंग का अधिशोषण जंतु चारकोल द्वारा हो जाता है। ऐसी हमारा जो हम कोयले की खान में जाते हैं सिर में काम करने के लिए, वो गैस मास्क लगाते हैं। गैस मास्क का भी कार्य हमारा अधिशोषण होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों को अधिशोषित कर देती है। अगला आता है हमारा अधिशोषण होता क्यों है। अधिशोषण होता क्यों है, इसका कारण क्या है। जैसे ये एक सतह है, इसके जो अंदर के कण होते हैं इस पर संतुलित बल लगता है, जो अंदर होते हैं, और जो किनारे पर होते हैं उस पर असंतुलित बल कार्य करता है। इस पर संतुलित बल होता है, इस पर असंतुलित होता है। ये गैस के कणों को क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं। ये कारण है अधिशोषण का। अगला आता है हमारा अधिशोषण। ये है अधिशोषण का कारण। अब आ गया अधिशोषण और अपशोषण में अंतर। अधिशोषण में क्या होता है हमारा, अधिशोषण में जो हमारे ठोस या द्रव की सतह पर अणु परमाणु आयनीय स्पेस जुड़ जाते हैं, वो अधिशोषण कहलाती है। अपशोषण वो होती है जिसमें ठोस या द्रव की सतह के अंदर अणु या आयनिक स्पेस समान रूप से वितरित हो जाते हैं, उसे अपशोषण कहते हैं। जैसे स्पंजी को हम पानी में डाल देते हैं, पूरा सूख जाता है, अंदर अपने अंदर सोख लेता है, तो वो क्या कहलाता है, अपशोषण का उदाहरण है। ये अधिशोषण का उदाहरण मैंने बता चुका हूँ तुम्हें, जैसे टेस्टर के ऊपर हमारी धूल जम जाती है। यह पृष्ठीय घटना है। ये स्थूल घटना है। नंबर 2, ये जो होती है इसकी जो दर होती है वो प्रारंभ में तीव्र होती है और फिर धीरे धीरे घटती जाती है, समय के साथ साथ धीरे धीरे घटती जाती है। ये संपूर्ण प्रतिक्रिया में जो अवशोषण होता है उसकी दर समान बनी रहती है। अधिशोषण की दर प्रारंभ में तीव्र होती है तथा फिर धीरे धीरे घटती जाती है। संपूर्ण प्रक्रिया में अपशोषण की दर समान रहती है। इसका उदाहरण जो है वो जल प्लस सिलिका जेल। ये है हमारा सिलिका जेल। इसका उदाहरण है हमारा निर्जल कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल वाष्प। ये हो गया हमारा अधिशोषण व अपशोषण। अब हम अध्ययन करेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक में जो अधिशोषण को प्रभावित करते हैं
सबसे पहले आता है इसमें गैस की प्राकृति। सबसे पहला इसका जो कारक है हमारा गैस की प्राकृति। गैस की प्रकृति में सबसे पहला आता है हमारा गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में सरलता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, HCl, NH3, Cl2 आदि का अधिशोषण अधिक होता है, परंतु स्थायी गैसें जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का शोषण कम होता है। जिन गैसों का क्रांतिक ताप उच्च होता है वे सरलता से द्रवित हो जाती हैं। जिनका क्रांतिक ताप पर निर्भर करती हैं गैस की प्रकृति पर। दूसरा है हमारा अधिशोषक की प्रकृति। प्राय देखा जाता है सामान्य ताप पर समान गैस विभिन्न ठोसों पर विभिन्न मात्रा में अधिशोषित होती है, अर्थात अधिशोषण अधिशोषक की प्रकृति पर निर्भर करता है। कठोर तथा रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा रंध्रयुक्त तथा बारीक चूर्ण के रूप में उपस्थित ठोस पदार्थ जैसे चारकोल, सिलिका जेल, राने, निकेल आदि में अधिशोषण अधिक होता है। रंध्रयुक्त जो भी पदार्थ होते हैं उनका अधिशोषण उनमें अधिक होता है। नंबर 3, दाब का प्रभाव। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर गैस का अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है तथा निम्न दाब बढ़ाने पर गैस के अधिशोषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु उच्च ताप पर यह क्रम लागू नहीं होता। स्थिर ताप पर दाब में वृद्धि करने पर गैस के अधिशोषण की मात्रा में वृद्धि होती है तथा निम्न ताप पर दाब बढ़ाने से गैस के अधिशोषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु ये क्रम उच्च ताप पर लागू नहीं होता। ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव क्या है? अधिशोषण एक ऊष्मक्षेपीय प्रोसेस है। इस समय में दो विपरीत प्रोसेस होते हैं। एक संघनन, संघनन गैस का ठोस की सतह पर तथा वाष्पन ठोस की सतह से गैस के अणुओं पर। संघनन एक ऊष्मा प्रक्रिया है, ऊष्मक्षेपी प्रक्रिया है, जबकि वाष्पन एक ऊष्मा शोषी। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घटेगा, ताप करने पर ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ने पर घटता है। गैस की प्रकृति पर, अधिशोषक की प्रकृति, दाब के प्रभाव पर और ताप के प्रभाव पर। अब आता है इसमें भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण। अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण इसमें अणु, परमाणु, आयन ठोस या द्रव की सतह पर दुर्बल बल के द्वारा बंधे होते हैं। कौन सा बल लगता है इसमें? दुर्बल बल लगता है, वंडरवाल्स बल होता है। इसलिए इनकी एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी क्या होती है? कम होती है। इनकी एंथैल्पी भी कम होती है। एंथैल्पी होती है इनकी एंथैल्पी होती है इनकी 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल एंथैल्पी। इनके मध्य क्या होता है? दुर्बल वंडरवाल्स बल होता है। ये रिलीज क्या करते हैं? कम करते हैं एनर्जी को। एंथैल्पी इनकी क्या होती है? 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। इनकी एंथैल्पी कम होती है या आविष्ट प्रकृति के होते हैं। आविष्ट प्रकृति के होते हैं।
ये उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, इनका जो प्रोसेस होता है उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिसूचना एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया से साम्यावस्था में शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। ताप का प्रभाव, लास्ट शास्त्र में ताप बढ़ा जाता है तो ये अधिशोषण कम हो जाता है। ताप बढ़ने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। अब नंबर 2 आते हैं हमारा रासायनिक अधिशोषण। इसमें ठोस या द्रव की सतह पर जो अणु परमाणु होते हैं वे प्रबल रासायनिक बंधों के द्वारा बंधे होते हैं। इसमें होते हैं प्रबल रासायनिक बंध। ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। इनकी जो एंथैल्पी होती है वे 80 से एंथैल्पी 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। ये अणु उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। ताप बढ़ाने पर ये पहले बढ़ते हैं और फिर घटते हैं। ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। जो हो गया हमारा भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में ये दुर्बल बंटवार बल द्वारा बंधे होते हैं। इनकी एंथैल्पी 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होगी। इन पर दुर्बल बल है तो इसलिए एनर्जी जो रिलीज करेंगे वो कम करेंगे। अविष्ट प्राकृतिक होते हैं। उत्पन्न प्राकृतिक ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है। रासायनिक प्रबल रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। ये विशिष्ट प्राकृतिक होते हैं। एंथैल्पी इनकी 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल होती है। अनुत्क्रमण प्राकृतिक के होते हैं। ताप बढ़ाने पर पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं। फिर आता है इसमें हमारा फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण। फ्रेंडलिक अधिशोषण लिख फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रेंडलिक अधिशोषण ने समतापीय समीकरण एक समीकरण दी उन्होंने। किसी निश्चित ताप पर दाब के साथ अधिशोषण द्वारा किसी अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा के लिए फ्रेंडलिक के एक मूल अनुपाती समीकरण प्रस्तुत की जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। x/m बराबर के p⁴1/n। x कौन है हमारा अधिशोष्य की मात्रा, m कौन है इसे है अधिशोष्य की मात्रा। अधिशोष्य की मात्रा m कौन है अधिशोषक की मात्रा। अधिशोषक की मात्रा
पी साम्य अवस्था पर दाब, के और एन हमारा क्या है, नियतांक। सबसे पहले आता है हमारा निम्न दाब। निम्न दाब 3 कंडीशन है। नंबर 2 आएगी उच्च दाब, और तीसरी आती है मध्यवर्ती दाब। सबसे पहले हमारा निम्न दाब, x/m तथा P के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं वे कम दाब पर एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें n का मान क्या लिया जाता है हमारा, 1 निम्न दाब पर। x/m समानुपाती किसको होगा, इसमें P के होता है, क्योंकि n का मान क्या है हमारा, 1 है। ये ऐसे हम लिख सकते हैं x/m बराबर kP। उच्च दाब पर x/m व P के मध्य जो हम उच्च दाब पर क्या करते हैं, ये वक्र जो होता है उच्च दाब पर स्थिर हो जाता है, दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें n का मान क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। x/m के P की पावर 0, तो x/m स्थिर हो जाता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मध्यवर्ती दाब, इसमें x/m व P के मध्य जो हम ग्राफ खींचते हैं वो मध्यवर्ती घात पर निर्भर करता है, जिसका मान 0 व 1 भी हो सकता है। 0 से 1 तक हो सकता है। x/m समानुपाती P की पावर 1/n या x/m बराबर k P की पावर 1/n। ये हमारा कौन सी है, ये फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापीय समीकरण कहलाती है। किसी निश्चित ताप पर दाब के साथ अधिशोषण द्वारा किसी अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा के लिए फ्रेंडलिक ने एक मूल अनुपाती समीकरण प्रस्तुत की, जिसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी समीकरण कहते हैं। x और अपॉन m क्या है हमारा, अधिशोषण कहलाता है। x है अधिशोषक की मात्रा, m अधिशोषक की मात्रा, p साम्यावस्था पर दाब, k व n नियतांक होते हैं। निम्न दाब पर n का मान 1 लिया जाता है, x/m बराबर kp क्या आएगा। उच्च दाब पर n का मान 0 लिया जाता है, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और मध्यवर्तीय दाब पर n का मान 0 से 1 कुछ भी हो सकता है। तो फ्रेंडलिक समीकरण कहलाती है।